ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। एंड सवाल ये पैदा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हमारी हिस्ट्री में कब से अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर 16th सेंचुरी से हम इसको देख रहे हैं। इन द नोन रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में हमें जो रिकॉर्ड मिलता है उसमें ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट टाइम जो है वो एंशियंट इजिप्ट में रिपोर्ट हुआ है इन द हिस्ट्री। और उस ज़माने में हमारे पास ज़ाहिर है अभी भी इसके लिए कोई प्रॉपर क्योर मौजूद नहीं है, तो उस ज़माने में तो कोई क्योर था ही नहीं और लोगों को इस बीमारी की इतनी ओरिएंटेशन भी नहीं थी। तो अब उस वक्त में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है फ्रॉम फ्यू फिजिशियंस जिसमें ब्रेस्ट कैंसर को या ब्रेस्ट ट्यूमर्स को, कैंसर नहीं, कैंसर का वर्ड तो बहुत लेट 17th सेंचुरी में किसी साइंटिस्ट ने इसको दिया, लेकिन उससे पहले जो था जो कुछ ऐसी ग्रेव्स के अंदर कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं, कुछ ऐसे स्केलेटन्स मिले हैं जिनमें लोगों के अंदर मेटास्टेसिस हुआ था खवातीन की बॉडीज में। इन द बोन्स हमें मेटास्टेसिस मिला, जिससे ये बात डॉक्यूमेंट होती है कि यस ब्रेस्ट कैंसर जो था ये अवेलेबल था इन द नोन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री सिंस 15th-16th सेंचुरी, हमें ये नजर आता है। मगर द वे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अब हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है, डायग्नोज हो रहा है, न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि पाकिस्तान में जैसे जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले डायग्नोज होने वाले कैंसर्स हैं उनमें ओरल कैविटी का कैंसर, ब्रोंकस का कैंसर जो लंग का कैंसर है, इसके अलावा आपका एसोफेगस का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर जो कि बड़ी आंत का कैंसर होता है, एंड नंबर 2 उसके बाद फिर ब्रेस्ट कैंसर का स्टेटिस्टिक्स हैं वो नज़र आते हैं। सो 1950 और 1970 जब पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोप अमेरिका में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है मैस लेवल के ऊपर, उसके बाद से हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। एंड 2000 के बाद और 1990s में तो बहुत एग्रेसिवली हम देखते हैं कि इसका ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का बल्कि बाकी सारे कैंसर्स का इंसिडेंस भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है इनके डायग्नोसिस का। तो इसकी वजह क्या है? ब्रेस्ट कैंसर की जो हतमी वजह है होने की वो तो अभी तक साइंस ना तो इसके हतमी नतीजे पे पहुंच सकी है और ना ही इसके होने की हतमी वजूहात किसी के सामने अभी तक क्लियरली मौजूद है। जो डाटा या जो हमारे पास स्टडीज़ या जो डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें 2 जीन्स हैं जिनका नाम है BRCA1 और BRCA2। ये दोनों जेनेटिक जीन्स हैं जो कि प्राइमरीली एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं और इनकी नॉन फंक्शनिंग की वजह से या इनकी मैल फंक्शनिंग की वजह से खवातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि BRCA1 और BRCA2 जो जीन्स हैं इनका रोल क्या है ओवरऑल बॉडी में। ये दोनों जीन्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे, मैं यहाँ पे जिस सेलुलर लेवल की बात कर रही हूँ वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाला सेल है जो जैसे मैं, आप या कोई भी इंसान ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की एक कंबाइंड हम लोगों की एक कंबाइंड अकोमुलेशन है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो हमें ऑब्वियसली ऐसे नजर नहीं आते, उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। तो सेलुलर लेवल पे हर सेल के अंदर बावर्ची खाना भी होता है, रोजाना का काम हो रहा होता है, वहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक साइकिल्स चल रहे होते हैं। जैसे सुबह सुबह औरतें घरों में कपड़े धोती हैं, सब्जी आती है, खाना बनता है, घर की सफाइयाँ होती हैं, कूड़ा बाहर निकाला जाता है, ऐसे हमारी जो अल्लाह ताला ने ये जो हमारी बॉडी का एक करिश्माती एक इंसान को तख्लीक किया हुआ है, इसके अंदर आप नोट करें कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो रोज़ाना आपको सुलाते भी हैं, खुद भी सोते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर जब हम उठ जाते हैं हमारे सेल्स भी उठ जाते हैं, वो सारे काम परफॉर्म करते हैं जो खवातीन घरों में करती हैं। अगर औरतें 3 दिन घर की सफाई ना करें तो घर में कितना कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा, कितने धोने वाले कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, कितनी डस्टिंग होने वाली हो जाएगी, अलमारियों का क्या हाल होगा, कमरों का क्या हाल होगा। ये मैं इस तरह से मिसाल देके आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि खवातीन जो हैं उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि जो BRCA1 और BRCA2 जीन्स हैं हमारे, ये बेसिकली यही काम करते हैं। ये घर की सारी सफाई, हर सेल के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं उनकी सफाई सुथराई, उनमें जो गंदा मटेरियल है उसको बॉडी से ना सिर्फ निकालना बल्कि उसको डिटॉक्सिफाई भी करना, यानी ऐसे तरीके से निकालना कि बॉडी को नुकसान भी ना हो। तो जब ये दोनों जीन्स जो होते हैं ये प्रॉपर्ली अपना काम नहीं करते, मेरे कहने का मकसद है या तो घर की औरत काम नहीं करी या आपको मासी नहीं मिल रही, तो फिर आपके घर का जो हाल होता है वही हाल इन द शॉर्ट टर्म आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि फिर वो जो गंदा मटेरियल है, गंदे कपड़े हैं, जो गंद है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। और जब लाखों करोड़ों सेल्स जो हैं उनके अंदर ये मटीरियल जो है इकट्ठा हो जाता है तो वो बॉडी क्या करती है, उस सारे गंद को एक ट्यूमर की शक्ल में इकट्ठा कर देती है। अब वेरी नॉर्मल एंड वेरी पॉजिटिव क्वेश्चन जो इस पॉइंट पे उठता है वो ये है कि भाई ये BRCA1 और BRCA2 जीन्स जो हैं ये तो बड़े काम के जीन्स हैं और ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये तो फिर इसकी तो हमें खास हिफाजत करनी चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहा होता है, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी जो हमारे सेलुलर लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है उसका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो उसका बचा कुचा मटेरियल है, जो उसका पॉइजन है, उस सारे को भी वो बॉडी से निकालते हैं। तो इन दोनों जीन्स के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि ये काम करना बंद कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तक जो डाटा हमारे पास है उसके अंदर ये देखा गया है कि यूजुअली जो भी लोग
लोग हैं, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, आपके किसी पेरेंट को कैंसर हुआ है, किसी बहन को कैंसर हुआ है, किसी कज़न को कैंसर हुआ है, तो आपकी फैमिली के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो अगर आपको इनहेरिट हो गया है कि आपका डिफेक्टेड BRCA1 और BRCA2 जीन था, तो ये इनहेरिटेड पैटर्न के अंदर तो फिर ये बात बिल्कुल तय है कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होगा ही होगा। और अभी पाकिस्तान में शायद किसी लैब में ये फैसिलिटी मौजूद हो। 5 साल पहले तक, 3 साल पहले तक तो ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी कि हम किसी खातून का जो है वो सैंपल लेके उसमें हम ये पता कर सकते हैं। हम यूजुअली अभी 5 साल पहले तक हम BRCA1 और BRCA2 जीन की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम लंदन या बाहर के किसी मुल्क में सैंपल्स भेजते होते थे, जिसपे हमें एक स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड मिलता था कि भाई इस खातून का जो जीन है BRCA1 वो कितने % काम कर रहा है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, या फिर स्टेटिस्टिकली कितने % उसके फंक्शनिंग नॉर्मल है और कितने % उसकी फंक्शनिंग एबनॉर्मल है। अगर उसकी फंक्शनिंग ज़्यादा एबनॉर्मल होगी तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर ये खातून जो हैं वो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र करेंगी। और अगर आपके BRCA1 या BRCA2 जीन की जो फंक्शनिंग थी वो नॉर्मल आती है रिपोर्ट पे, तो हम कहते थे कि नहीं, आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। एंड दिस हैज़ बीन अ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड एंड वेरी इफेक्टिव टेस्ट, यानी इसके लिए हमें किसी लंप के पैदा होने की ज़रूरत नहीं है कि लंप पैदा होगा, कहीं पे कोई साइन अपेयर होगा, कहीं स्किन में इन्फेक्शन होगी, कोई इचिंग होगी, कोई रैश होगा, कोई इरिटेबिलिटी होगी, फिर वो रिपोर्ट होगी तो फिर हम उसको चेक करेंगे। इसमें हम बहुत पहले, यानी इवन इन द यूथ ऑफ अ गर्ल, हम ये पता लगा सकते हैं बल्कि कि क्या इस खातून को ब्रेस्ट कैंसर होगा कि नहीं। मगर ये टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये इतना एक्सपेंसिव ज़रूर है कि एक नॉर्मल इंसान की रीच से ये काफ़ी बाहर है। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए थी 4-5 साल पहले। आई होप कि पाकिस्तान में भी ये शुरू हो गया हो। अगर कोई अफर्मेटिवली चाहता है पता करना तो ये टेस्ट करो।